नैब के आदमी नहीं हो जो अकाउंट्स मंगा रहे हो। यू डोंट हैव दैट पावर्स। इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने आज सैयद मुस्तफा कमाल को सस्पेंड किया है फ्रॉम पीडी गार्बेज। इख्तियारात का मसला नहीं है, मसला किरदार का है, मसला करप्शन का है। अल्लाह ने 24 घंटों में तुम पर भी ये बात साबित कर दी है। वसीम अख्तर साहब के इस एतराफ के बाद कि उनको फिल फौर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज साबित हो गई है कि उनके बस की बात नहीं है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची की। कराची की सफाई तो हो नहीं रही, मगर सफाई के ऊपर सियासत इतनी ज़्यादा हो रही है कि कराची के सियासतदानों ने तो इस्लामाबाद वालों को भी पीछे ही छोड़ दिया है। गुज़िश्ता रोज़ कचरे के ऊपर जब गुफ्तगू हुई और उसके ऊपर जो बात हुई, तो उसके बाद मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को बल्दिया कराची में बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज डिस्पोजल अपॉइंट कर दिया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। जिसके बाद गुज़िश्ता शब 2 बजे रात को मुस्तफ़ा कमाल साहब ने असगर अली शाह स्टेडियम के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कचरा उठाने के लिए बल्दिया के नुमाइंदों को तलब किया और साथ ही कहा कि बल्दिया कराची के जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं वो कचरा उठाने के जो अहलकार हैं उनको दी जाने वाली तनख्वाहों के जो मुकम्मल हिसाब है वो भी उनको फराहम करे। ये बात उन्होंने मीडिया से तो कर दी। आज सुबह मेयर कराची ने मुस्तफ़ा कमाल साहब को उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया और कहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब काम नहीं कर रहे थे, ज़ाती इल्ज़ामात लगा रहे थे, उन्होंने हेड ऑफिस आके ज्वाइनिंग नहीं की और काम की बजाय सियासत को चमकाने की कोशिश की है। जवाबन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने दावा किया कि जो इशू है वो ना तो इख्तियारात का है और ना ही काम करने का है, बट नीयत का है। और ये साफ जाहिर हो गया है कि वसीम अख्तर साहब जो है वो ना काम करना चाहते हैं, ना किसी को करने देंगे। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत भी इस इशू के अंदर कूद पड़ी है। जो मशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, उन्होंने मेयर कराची का इस्तीफ़े का मुतालबा कर लिया है और मुस्तफ़ा कमाल साहब की हिमायत कर दी है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस इशू में पेश थी। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी और कहा था कि कराची को हम कचरे से साफ़ कर देंगे। 2 हफ्ते गुजर गए, कचरा तो साफ़ हुआ नहीं, मगर जो जंग है लफ्ज़ी वो इन सब सियासतदानों के दरमियान चली ही जा रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये कब तक एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते रहेंगे और कब ये या इकट्ठे होके या अलग अलग ही कराची के लिए काम करेंगे और सचमुच उसको साफ़ कर देंगे, ना सिर्फ के इल्ज़ामात लगाते रहेंगे। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हम साथ मौजूद हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो सरबराह हैं पाक सरजमीन पार्टी के और साबिक मेयर कराची के। वेलकम टू द शो मुस्तफ़ा साहब। जी, माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। जी सर, तो बताएं, अब कल आपको उन्होंने जब अपॉइंट कर ही दिया था तो उसके बाद फिर क्या ज़रूरत थी कि रात के 2 बजे आप इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और मीडिया से गुफ्तगू करते? बेहतर ना होता कि अगर आप दफ्तर जाके वसीम अख्तर साहब से बात कर लेते, शायद माहौल बेहतर रहता और कोई कराची की सफाई भी हो जाती। नहीं, मैंने तो पहले गुफ्तगू तो रात के 9 बजे की है। 9:15 में मैंने वो चार्ज एज्यूम कर लिया और कराची उसी वक्त मैंने इमरजेंसी नाफिज कर दी कि अब राउंड द क्लॉक 3 महीने में काम होगा। और कराची में नॉर्मल दिनों में जब मैं मेयर था तो उस वक्त मैं राउंड द क्लॉक काम करता था। कराची इतना बड़ा शहर है, अभी तो कराची में कचरा ही कचरा है। सुबह किसने देखी है? सुबह कब होती है? सुबह तो भाई डे नाइट काम करना था, रात और दिन काम करना था। और मैंने कहा आज की रात भी ज़ाया नहीं करते हैं इसको और उसको काम में लेकर आएंगे। 3 महीने की बात थी, तो मैंने उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया कि जो दिन और रात मेहनत करके उस शहर को साफ करने के लिए। तो मैं गया था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गया था, मैंने उस कचरे की जगह है वहां पर जहां पर मैंने म्यूनिसिपल सर्विसेज के हेड को, म्यूनिसिपल कमिश्नर को और फाइनेंस के जो एडवाइज़र हैं उनको बुलाया था कि मुझे स्टाफ की, जब आप किसी को ओहदा देते हैं तो आप उसकी ब्रीफिंग देते हैं ना कि आपके पास कितनी मशीनें हैं। वो ब्रीफिंग दूसरे दिन सुबह दफ्तर में ना मुनासिब रहती?
दफ्तर भी जाता, सुबह होती तो दफ्तर भी चला जाता। भाई आप मतलब आप इतना कैजुअली कैसे पूछ रही हैं इस वाली बात को? इमरजेंसी है यहाँ पर, और मैं तो रात और दिन काम करने वाला आदमी हूँ। इसमें तो कोई भाई अगर कोई रात में 6 बजे के बाद कोई ऐसी कंडीशन में होता है कि उसको, मैंने तो मेयर साहब को उसी वक्त कह दिया था चार्ज लेते हुए कि बॉस अब रात में जागो आप, इसलिए कि मैं तो आपको रात भर जगाऊंगा। अब जरा आप जो भी आपकी रात के मशागिल हैं उसको थोड़ा सा जो है आप एहतियात करें, रिंगर अपनी बेल का रिंगर जो है ना बढ़ा कर रखें, मैंने तो रिपोर्ट देनी है आपको। तो ये आपको अंदाजा नहीं है कराची में, और ये तो नॉर्मल दिनों में मैं रातों में, मुझे पूरे कराची ने रातों में जागकर काम करते हुए देखा है। अभी तो शहर में बीमारियां फैल गई हैं, इमरजेंसी है, नींद किसको आती है रात में? कौन जाएगा रात में? तो मैंने तो इधर ही रोडों पे ही गाड़ियों में कहीं पे सोना था, और मैं तो तीनों शिफ्टों में नजर आता, और मैंने तो ये काम करा। इशू ये नहीं है जो आप पूछ रहे हैं, इशू ये है कि इनको ये अंदाजा हो गया, इनको ये अंदाजा था, इनको ये अंदाजा ही नहीं, इनको ये लग पता गया कि यार अगर इसने चार्ज ले लिया है तो ये तो 3 महीनों में साफ भी कर देगा कराची को। तो ये डर गए बेचारे, ये डर गए। मैंने तो पूरी मीडिया के सामने उनको अपना बॉस मान लिया। और आपके इस इंट्रो से मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाजत दें आरफा, के मैं आपसे सिर्फ एक बात पे डिसएग्री करूं कि पाक से जमीन पार्टी लफ्जों की सियासत नहीं कर रही। इससे बड़ा जेस्चर कोई और क्या होगा कि मैं बीइंग चेयरमैन ऑफ पाक से जमीन पार्टी, मेरी एक पार्टी का मैं सरबरा हूं, मैं सेनेटर रह चुका हूं, मैं मेयर रह चुका हूं, मैं वजीर रह चुका हूं, मैं एमपी रह चुका हूं, और मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया एक ऐसे आदमी को कि जो मेरी मुखालिफ पार्टी का है, मुझसे दुश्मनी करता है, और मैं उसका पीडी बनने के लिए तैयार हो गया। पूरे पाकिस्तान के कैमरों के आगे मैंने कहा ये मेरा बॉस है और मैं इसके सारे हुक्म की तामील करूंगा, कराची वालों को ये काम करके दिखाऊंगा। मैंने तो प्रैक्टिकली, मैंने तो कोई सियासत नहीं की, मैंने तो प्रैक्टिकली खुद को सबमिट कर लिया। मैं इस सियासत में नहीं पड़ा। मेरी बात 24 घंटों के अंदर ये साबित हो गई सही, जो मैं कहता चला आ रहा हूं कि मसला इख्तियार का नहीं है, मसला किरदार का है। इसी इख्तियार और वसाइल में ये शहर साफ हो सकता है। ये लोग करप्शन कर रहे हैं जिसकी वजह से मेरे शहरियों को आज मरना पड़ रहा है। क्या आपने कहीं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये नहीं कहा था कि वसीम अख्तर साहब का नाम ECL पे डाल देना चाहिए? वो आपके बॉस है मगर फिर भी उनका नाम ECL पे होना चाहिए। तो इसमें क्या है? इसमें अभी भी बोलता हूँ, उस वक्त भी कह रहा था, अभी भी बोलता हूँ। वो तो मैंने इस वजह से वो नाराज हो गए आपसे और उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बाद ही तो उन्होंने उसके बाद ही तो उन्होंने मेरा ऑर्डर निकाला है। उसके बाद ही तो मैंने तो ये ECL पे डालने वाली बात तो इससे पहले की है। उन्होंने इस ECL वाली बात के बाद तो मेरे ऑर्डर्स निकाले हैं। तो मुझसे साफियों ने पूछा कि क्या अब आपके बॉस हैं, अब भी आप ECL? मैंने कहा जी बॉस का नाम ECL में होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सर तो फिर देखें ना, आप कह रहे हैं कि सियासत तो नहीं हो रही, पर आपने फिर बॉस को नाराज तो कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर तो बॉस को इस तरह नाराज करेंगे तो वो फिर सस्पेंड तो करेंगे ना। पर सर ऑन अ सीरियस नोट, नौकरी क्योंकि अब ये पाकिस्तान है, यहाँ थोड़ी कोई इस तरह की गुफ्तगू बर्दाश्त करता है। पर खैर ऑन अ सीरियस नोट सर, क्योंकि अब लग ये रहा है, आप देखें हम ये नहीं कहते कि आपकी नीयत में कोई खोट है या किसी और की, बट बाहर से अगर हम देखते हैं तो हमें यही लग रहा है कि कराची के सब सियासतदान सिर्फ सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। कराची को साफ करने के लिए कोई काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वादा किया, फिर वो गायब हो गए। आपने भी 90 दिन का वादा किया था, वो कुछ घंटे चार्ज आपके पास रहा। अब आप क्या ये नहीं हो सकता कि आप वसीम अख्तर साहब के साथ बैठें, बात करें और इस मसले को इतना तो हल कर लें, इन द सेंस कि जो आप दोनों के ताल्लुकात हैं, कि इकट्ठे आप काम कर सकें कराची के हवाले से? आरफा बीबी, ऐसा है कि आप देखिए, मैं जो आप इशू डिस्कस कर रही हैं इसका मास्टर मैं हूं। मैंने शहर को 5 सालों तक चलाया है, मैंने शहर को 5 सालों तक अच्छा चलाया है। मुझे दुनिया भर से अवार्ड्स मिले हैं इसके ऊपर।
जब मैं इस शहर को 9,000 टन गार्बेज रोजाना प्रोड्यूस करता था, ये शहर करता था और मैं उसे लिफ्ट करता था, तो कहीं कोई टॉक शो में आपने कभी कोई टॉक शो नहीं सुना होगा या देखा होगा जिसपे गार्बेज, कराची के गार्बेज को डिस्कस किया जा रहा हो। सर, उस जमाने में तो एमक्यूएम पे वैसे ही कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता था। अब ये भी तो याद रखे ना, उस वक्त तो हम सब बहुत डरते थे एमक्यूएम से। आप बहुत अच्छा काम करते थे, आप बहुत अच्छा काम करते थे, वी ऑल अप्रिशिएट यू, मुझे याद भी है, बट वैसे कह रही हूँ कि उस जमाने में हम एमक्यूएम से डरते भी बहुत थे। हाँ, वो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, इसमें जो है वो सदाकत भी है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन शहर का नक्शा ये नहीं था। सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों पे चीज़ें जो है वो जा चुकी होती, शहर में इतने लोग बीमार, वो शहर चलते हुए नज़र आ जाता था। और ऐसा होता तो मुझे इंटरनेशनली अवार्ड नहीं देते थे, कहीं पे इतनी हाइप नहीं, आई मीन गार्बेज नहीं यहाँ पे पड़ा होता था। और उस वक्त ज़माने के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेरे लिए कहते थे कि तमाम पाकिस्तान में अदालतें लगाकर कि अगर किसी को काम देखना है तो जाकर मुस्तफा कमाल का काम देखो। बताना मैं चाह रहा हूँ, जो लोग भी आज ये वाला काम करने उतरे हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं, या ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले हैं, ये काम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इस पे सियासत नहीं कर सकता। मैं तो आपको सीधा रास्ता बता सकता हूं, लेकिन सीधा रास्ता उसी को बताया जाएगा जो नादान हो, जो गलती से गलती कर रहा हो। लेकिन जो समझकर जानबूझकर क्राइम कर रहा हो, जो क्रिमिनल हो, जो पैसे कमा रहा हो, तो उसको आप सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते। इससे बढ़कर जेस्चर जो है और क्या होगा कि मैंने जाकर चार्ज ले लिया। भाई, आप मुझे रिक्यूल अगर करना चाहते थे तो मैंने तो उसको एक्सेप्ट कर ली, उस वाली बात को कराची के लोगों के लिए कि आओ मैं जो है वो काम करके दिखाता हूं। ये तो बड़ा मजाक है, ये दैट मीन्स कि आप मजाक कर रहे थे। आप 14 घंटों में इतने इनकी पार्टी के लोग इनके मुखालिफ हो गए, ये खुद इतने डर गए, ऑफिस छोड़कर भाग गए कि ये ऑफिस ही ना आ जाए। मैं तो आज ऑफिस जाने, मेरा आज सुबह कश्मीर की मेरी फ्लाइट थी, सुबह 7 बजे मुझे फ्लाइट। जब इन्होंने रात में ये किया है तो मैंने अपनी कश्मीर के आज का ट्रिप जो है वो सुबह जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि मैं अब ऑफिस जाऊंगा। तो ये ऑफिस से सुबह ऑफिस ही नहीं गए, ये बाहर इन्होंने वाटर पंप चौरंगी पे खड़े होकर मेरे ऑर्डर निकाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब ने आपके सपोर्ट में बात की है और वसीम अख्तर साहब को के ऊपर तनकीद भी किया, तो क्या ये हो सकता है कि इस वक्त आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कराची के लिए कोई काम कर लें? जैसे आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि यू नो हाउ टू डू दिस, बिकॉज आपके पास तो वो तजुर्बा है शायद जो किसी और के पास नहीं है। तो क्या आप पीपीपी के साथ मिलके कुछ कर सकते हैं कराची की सफाई के हवाले से? देखिए, मैं तो किसी के साथ भी मुझे मिलने में, जब मैं वसीम अख्तर का मैं पीडी बन सकता हूं कराची वालों के लिए, तो आप खुद समझे कि मुझे किसी से बात करने या किसी के लिए काम करने के लिए, मैं किसी को कुछ बताने में मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे तो कोई मेरी ईगो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, खुदा न खास्ता। मैं चाहता हूं कि भाई मुझसे भी ना पूछे, ये लोग काम कर लें, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्यों नहीं उससे बात करूंगा? मैं क्यों नहीं मैं आपके जरिए सब लोगों से बात तो कर रहा हूं ना अपने, मैं इसका सोल्यूशन तो बता रहा हूं, इनको पर्सनली भी बता चुका हूं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी मैंने कही ये बात कि आपने ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना रखा है, आप इसको खत्म करें फुगाट से, कि इसको मेयर के अंडर में दें। इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत दो डिस्ट्रिक्ट इनके पास है, मलीर और साउथ। उसकी वजह से मेयर पूरी कराची को ये झूठ बोल रहा होता है कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से मैं काम नहीं कर सकता। मुझे ये झूठ नहीं बोल सकता वो। तो मैं इनके डिस्ट्रिक्टों में पहुंच गया, मैंने कहा नहीं फिर इसको दे देती। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्जैक्टली दे देना चाहिए, पता नहीं क्यों देर कर रहे हैं, दे देना चाहिए। मेरी इनके वुज़रा से बात हुई है, मैं टॉक शोज में ये वाली बात कर चुका हूं, मैं आपके जरिए बोल रहा हूं कि क्यों अपने ऊपर ये इल्जाम ले रहे हैं। दे दे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि और जबकि इससे आप यकीन जानिए, इनका कहना ये सही, इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से इस सिटी गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट के कामों में कोई फर्क नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल इनके 2 डिस्ट्रिक्ट ने खुद से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अपने इख्तियारात दिए। अच्छा भाई, 2 डिस्ट्रिक्ट तो इनके पास आज भी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, वहां सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन है। तो ये झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं मेयर साहब कि मुझे प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखिए, मैं सारे मामलों में नहीं कह रहा, हाँ वाटर बोर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, वो इन्होंने ले रखा है, गलत कर रखा है। मैंने सीएम साहब ने एक मुझे मीटिंग में बुलाया था, मैंने इन मेयर के सामने कहा कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पर ये मीटिंग की बात, ये ब्रीफिंग लेने, ये आपका काम नहीं है। एंड नाइस ऑफ हिम कि उन्होंने इस वाली, मैंने कहा आप बुरा ना माने इस वाली बात को, उन्होंने इसको बिल्कुल खंदा पेशानी से इस वाली बात को लिया। मैंने कहा कि ये डिस्ट्रिक्ट में डिवॉल्व होना चाहिए, ये सब्जेक्ट वाटर एंड सीवरेज का आपका है नहीं।
उससे पहले 1.5 घंटे तक की तकरीर कर ली थी मेयर साहब ने, उन्होंने तो मुंह में लॉलीपॉप ले रखा था, एक जुमला नहीं बोला इस बारे में। मैंने कही ये बात, उनके सामने कही ये बात चीफ मिनिस्टर को कि ये वाटर एंड सीवरेज का डिपार्टमेंट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझसे वो बात करेंगे, बैठेंगे। और तो ये लोग देखिए, आप तो आप सर अपने अब किरदार से इख्तियारात दे कंसिडरिंग सकते के हैं। वसीम अख्तर साहब ने जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक वही है, उन्होंने सिर्फ उसको मुअत्तल आपको किया है, तो डू यू थिंक कि कोई इसमें स्पेस है या कोई रास्ता है कि आप दोनों एक दफे इकट्ठे बैठ जाएं, जो भी कोई टेंशन है या मिसट्रस्ट है उसको खत्म करके इकट्ठे काम कर सकें? आप मेरी सिफारिश करें ना उनसे कि मुझे नौकरी पर दोबारा रख लें। सर आपने उनको खुद ही, आप कह रहे हैं वो डर गए हैं, तो अब जब तक आप उनका डर नहीं दूर करेंगे वो कहाँ आपको रीइंस्टेट करेंगे? सो थोड़ा सा तो आपको भी उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। किसी के डराने से कोई नहीं डरता, इंसान अपने अमाल से डरता है, किसी के कोई डराने से कोई नहीं डरता। और अगर आपकी कॉन्शियस आपके ठीक है, क्लियर हैं, तो आपको कोई नहीं डरा सकता, मेरा ये मानना है। तो सर अब मुझे बताएं कि क्या अब आगे का रास्ता क्या है? आप सिंध हुकूमत के साथ काम करेंगे, सिंध हुकूमत मेयर के साथ काम करेगी, मेयर विल रीच आउट टू यू, बट बिकॉज वी कांट, इशू जो है वो यहाँ ख़त्म नहीं होता। जैसे आप खुद बार बार कह रहे हैं कि कराची का बुरा हाल है, या तो आप 3 पॉइंट्स बताएं कि सिंध हुकूमत उन पे अमल करे, 3 पॉइंट्स मेयर अमल करे, या आप उन दोनों को अप्रोच करें। वी कांट लीव इट हियर, वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन और योर बेस्ट प्लेस फॉर इट। मैं आपके जरिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और वज़ीर आला सिंध को 3 बातें कहता हूँ, 3 बातें कहता हूँ, और वो 3 स्टेप्स बताता हूँ जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। सबसे पहले, शहर की क़यादत जो है वो किरदार वाले लोगों की होनी चाहिए, इसलिए कि अगर किरदार वाले लोग नहीं हैं तो आप अगर उनको लंदन के मेयर का भी अख्तियार दे देंगे तो वो लंदन को भी लियारी बना देंगे 6 महीनों में। लंदन में भी कचरा उबल रहा होगा और पानी, गटर के पानी वहां पर बह रहे होंगे, लोग मर रहे होंगे। तो किरदार वाली लीडरशिप इज मस्ट, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 5 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन इस शहर में मैं अपने जमाने में मास्टर प्लान में एलोकेट करके गया था, जमीनें मौजूद हैं वहां पर। मैकेनाइज्ड गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दे। अली जैदी साहब ये कचरा ना उठाएं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन इमरान खान से बनवा दें, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सईद गनी अपने वजीर आला से ये बनवा दें। क्या होगा उससे ये होगा कि शहर की तमाम लोकेशन से उस गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का डिस्टेंस 15 मिनट का होगा, ऐसी लोकेशंस पे। अभी क्या है कि लैंडफिल साइट जाने में और आने में शहर के किसी भी कोने 3 घंटे जाने और 3 घंटे आने में 6 घंटे लग जाते हैं। और चूंकि ये हैवी इन्वेस्टमेंट थी मेरे जमाने में, वो इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर में नहीं आ पाई, तो हमने उसको प्लान करके अगली टर्म के लिए रखा था और फिर वो टाइम ही नहीं आया। नंबर तो ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, उससे सेग्रीगेशन हो जाएगी, जो वहीं पर उसका रिसाइकलिंग वाला मटेरियल रिसाइकलिंग में जाएगा, और ये तमाम जो पैकेज है ये पैकेज बन के लैंडफिल साइट पर रात में डिलीवर हो रहा होगा जब शहर सो रहा होगा। एक तो ये काम। तीसरा काम ये करना है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उनका, उसको या तो एबॉलिश कर दें या मेयर के अंडर में दे दें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी, ताकि ये जो उनको ये मौका मिल रहा है मेयर साहब को अपनी नाअहली का बोझ इस पे डालने पे, जबकि उससे उसकी कोई रुकावट नहीं है, वो रादर मदद ही कर रहे होंगे, वो कराची वालों को बेवकूफ बनाना बंद कर देंगे और चेन ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड आ जाएगी कि एज फार एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड देयर इज नो second authority but the city district government of Karachi and the mayor is responsible। ये 3 काम कर दें, कराची ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो सर बट इसमें बहुत अहम बात यह है कि सिंध हुकूमत को पहले पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई काम नहीं करा लोकल गवर्नमेंट लेवल पे तो वो एक्सपोज हो जाए। सिंध हुकूमत को ये एक्सक्यूज अब नहीं देनी चाहिए। ये बहुत अहम बात मुझे आपकी समझ आई है जो आप। जी बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि अब ये सारी तबाही बर्बादी देखकर वो तैयार हैं, शायद वो उनको ये कम से कम सॉलिड वेस्ट तो वो देने के लिए तैयार हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, इसमें लीगल पॉइंट ये है कि 2 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, वो जो एमक्यूएम के डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस हैं वहां पर, जो कि एमक्यूएम जीती हुई है, एमक्यूएम की हुक्मरानी है, उन्होंने खुद से, मजे की बात है, उन्होंने खुद से सिंध गवर्नमेंट को दे रखा है काम। सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमारा राइट नहीं है। हाँ, वो सिंध गवर्नमेंट कह रही है हमारा राइट नहीं है, ये तो आज सुबह अगर हमें कहेंगे वापस दे दो, हम इन्हें वापस दे देंगे।
तो ये जो मेयर साहब, यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो मेयर साहब झूठ बोलते हैं कि हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से अभी सिर्फ मैं बात करूं, मैं अदर इश्यूज के, अदर डिपार्टमेंट्स की बात, वो सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो गार्बेज कलेक्शन है, जो गंदगी है, इस गंदगी में किसी का कसूर नहीं है बट मेयर हिमसेल्फ एंड हिज डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने बहुत तफसील से हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, स्टे विद अस। अक्टूबर के महीने में इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च का फैसला बरकरार रहेगा। अपोजिशन जमातों के साथ इश्तराक अमल के हवाले से हम उनके साथ राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह एक ऐसा समंदर पूरे मुल्क से उठेगा जो इन छोटे मोटे फसादकारों को तिनके की तरफ बहा कर ले जाएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अपोजिशन की, जो लग रहा है कि एहतजाज और लॉन्ग मार्च के मूड में बिल्कुल नहीं है, और साथ में ये भी लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको सोलो फ्लाइट ही करनी पड़ेगी अगर उनका इरादा मजबूत है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है और इस्लामाबाद का रुख करना है। अखबारात में इतलात आई हैं, ख़बरें हैं कि जो मीटिंग हुई है इस हवाले से, जो अक्टूबर में लॉन्ग मार्च मौलाना फजलुर रहमान ने जिसका ऐलान किया था, उसके लिए अपोजिशन की जो दोनों बड़ी जमातें हैं यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो बज़ाहिर अभी राज़ी नहीं हैं। शायद इसकी वजह जो है वो ये है कि दोनों जमातों की जो सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त नैब के हाथों गिरफ़्तार है या जेल में है। दूसरी तरफ जो रीजनल सिचुएशन है, जो भारत ने 5 अगस्त के इक़दामात लिए हैं, शायद उसकी वजह से भी कोई माहौल मुनासिब नहीं है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी बाय द अपोजिशन, और कोई एहतजाज हो लंबा चौड़ा और इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च किया जाए। इसी हवाले से शायद जो अगली मीटिंग थी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जो 29 अगस्त को होनी थी, उसको भी मनसूख कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो नासाज है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मसरूफ़ हैं। मगर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपने इरादे पे कायम हैं और वो कह रहे हैं कि अपोजिशन की बाकी जमातों ने उनका अगर साथ ना भी दिया तो वो लॉन्ग मार्च अकेले ही करेंगे और हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजेंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या सोच रही है और क्या सचमुच उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अभी मौलाना फजलुर रहमान का साथ नहीं देंगे, और उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त ताल्लुकात कैसे हैं सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ, जो सेनेट की नो कॉन्फिडेंस मूव थी उस हवाले से। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, जो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। वेलकम टू द शो एहसन साहब। थैंक यू वेरी मच जी सर, तो बताएं कि ये जो इतलात आज अखबारों में थी कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ और लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त तैयार नहीं है फॉर एनी काइंड ऑफ अ लॉन्ग मार्च, जो मौलाना फजलुर रहमान के बहुत पक्के इरादे हैं टू मार्च ऑन इस्लामाबाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना है धरना दे के, ये क्या सही इतलात हैं? जी देखिए, हमारी रैबर कमेटी का इजलास हुआ था जिसको पिछली एपीसी में ये मैंडेट दिया गया था कि अगर इस्लामाबाद तमाम जमातों ने इकट्ठा होना है तो इस मौके पर एक नेशनल चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाने चाहिए ताकि हमारे सामने एक मकसद हो। हम कोई बिला वजह एक मनफी सियासत करते नज़र ना आएँ, बल्कि एक कौमी एजेंडा लेकर आएँ और उसकी बुनियाद के ऊपर पूरी कौम को मोबिलाइज़ करें। तो इस हवाले से तमाम जमातों ने गुज़श्ता इजलास के अंदर अपनी तजावीज़ दी हैं और अब ये तय हुआ है कि अगला जो सरबराही इजलास होगा उसमें उस एजेंडा को या उन तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। वो एक नेशनल चार्टर ऑफ डिमांड्स होगा जिसमें ऐसे बुनियादी नुकात शामिल होंगे कि किस तरीके से मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा सके, किस तर्ज पर हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बना सकते हैं, एहतसाब के अमल को कैसे शफाफ बना सकते हैं और ये जो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला है ये ख़त्म किया जाए। इसी तरह और कई मसाइल हैं जो कौमी नौइयत के हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टियों ने वहाँ पर उठाए थे। अब जहाँ तक अक्टूबर का सवाल है, आपको मालूम है कि
JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने JUIF की तरफ तो ऐलान उनकी तरफ से कर दिया है कि वो अक्टूबर में आना चाहते हैं। इस मीटिंग में दीगर जमातों में जो आरा थी वो थोड़ी सी इस हवाले से तो कोई उसमें इख्तलाफ नहीं था कि हमें इस हुकूमत को फिलफौर रुखसत करना चाहिए और हमें नए इंतखाबात का मुतालबा करना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर चंद जमातों का नुक्ता नज़र था कि क्या सिर्फ़ एक जगह ही लॉकडाउन होना चाहिए या ये शक्ल मुल्कगीर होनी चाहिए कि जिसमें आप पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज को आगे बढ़ाएं। और इसमें जो हतमी हिकमत अमली है ये फिर फ़ैसला किया गया कि इसे सरबराही इजलास के लिए मौखर किया जाए, वो बैठ कर इन देयर विजडम इस पर कोई हतमी फ़ैसला करें। JUIF की ख्वाहिश है कि उनका जो प्रोग्राम है इसमें तमाम दीगर जमातें उनके साथ जिस कदर भी शामिल हो सकती हैं उनकी मदद करें और इसके अंदर शरीक हों। तो सर ये बताएं कि पहले तो आपकी जमात बार बार ये कहती थी कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा मौका देना चाहिए कि वो अपने आप को एक्सपोज करें, और अब मगर आप तैयार हो गए हैं, यू थिंक कि वो काफ़ी एक्सपोज हो गए हैं, नाउ इट इज़ टाइम कि आप लोग मूव करें, चाहे 1 महीने के अंदर करें या 6 महीने के अंदर करें और हुकूमत गिरा दें। सो ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो स्ट्रैटेजी है या पॉलिसी है वीज़ा द गवर्नमेंट वो तब्दील हो गई है। देखिए, हमने ये सोचा था कि इनको एक्सपोज करने के लिए शायद 1-2 साल लगेंगे और ये अपनी हमाकतों की रफ्तार जो है इस कदर तेज़ नहीं करेंगे। ये तो सुपरसोनिक स्पीड से हमाकतें कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को तकरीबन इन्होंने डबो दिया। आज ही आपने देखा होगा कि 28 साल के अंदर हाईएस्ट, इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख़ में किसी हुकूमत ने 1 साल में इतना कर्ज़ा नहीं लिया जितना इस हुकूमत ने लिया है। 7,600 अरब रुपए का कर्ज़ा सिर्फ 1 साल में लिया है। ये पिछलों को और हमें कर्ज़ा 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 कहते थे और कर्ज़ा कमीशन बना दिया, डेट कमीशन बना दिया। इन्होंने 1 साल में तकरीबन 80% वो कर्ज़ा लिया है जो हमने 5 साल के अंदर लिया था, और हमने तो उसके एवज़ बहुत तरक्याती मंसूबे बनाए। इन्होंने एक ईंट नहीं रखी पूरे मुल्क के अंदर। लिहाजा जिस तरह ये पाकिस्तान की इकॉनमी को लिक्विडेट कर रहे हैं, हमें बड़े शदीद ख़तरात हैं कि अगर ये इसी तरह और साल डेढ़ रह गए तो अब पाकिस्तान एक बहुत बड़ा क्राइसिस में आ जाएगा। और अगर आप इसी तरह जो डिप्लोमेटिक महाज देखें, आज हम इतने आइसोलेट हो गए हैं कि कोई कश्मीर के मामले पे आवाज़ नहीं उठा रहा, और हमारा जो वज़ीर आज़म है एक मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, वो इतना बेबस नज़र आ रहा है। सही नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम एहसन इकबाल साहब से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और जो उन्होंने इकॉनमी की सूरत हाल पे बात की है उस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें एहसन इकबाल साहब से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ किस हद तक एहतजाज करने के मूड में है और क्या वो सड़कों पे निकलेगी कि नहीं। एहसन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बात तो कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो आपके ख़्याल में फेलियर्स हैं इकॉनमी के फ्रंट पे और फॉरेन पॉलिसी पे, बट बिफोर वी टर्न टू दैट, शुरू में आपने एक नेशनल डिमांड्स का जिक्र किया था। आपने कहा था कि सिविलियन बालादस्ती और इस तरह के बहुत से इशू। तो सर, क्या ये वो इश्यूज हैं जिनकी बेसिस पे आप एहतजाज करने का प्लान बनाएंगे, या क्योंकि ये जो आपने उस वक्त लिस्ट किए थे इश्यूज, ये तो बेहतर पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस हो सकते हैं, सड़कों पे कहाँ आप लोग ये फैसले कर सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का क्या प्रोसेस होगा और सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए कि नहीं। ये तो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं। देखिए, एक एहसास जो है तमाम अपोजिशन जमातों के दरमियान यकसा तौर पे मौजूद है कि पाकिस्तान को एक दलदल में धकेल दिया गया है, और इस वक्त आपके सामने है कि अदलिया इज़ अंडर असॉल्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात भी अपने हकूक़ के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। मीडिया की कैफियत आपको ख़ुद मालूम है कि कितनी सेंसरशिप है, और अब तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद जनरल मुशर्रफ के दौर में भी मीडिया इतना पाबंद और अंडर सेंसरशिप नहीं था जितना आज है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपोजिशन है,
और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और अपोजिशन है उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस वक्त PMLN नंबर 1 पार्टी है अपोजिशन की कि जिसके सबसे ज़्यादा रहनुमा जेलों में डाले गए हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई जराइम किए हैं, इसलिए कि वो हुकूमत को उनसे ख़तरा महसूस होता है। नवाज़ शरीफ साहब आज जेल के अंदर जो बंद हैं, इसके बावजूद कि वो जज जिसने उन्हें सज़ा दी उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि उसका कॉन्डक्ट इज़ नॉट बिकमिंग ऑफ ए जज, उसे सस्पेंड कर दिया है। नाउ दैट जज इज़ नॉट स्टैंडिंग ऑन हिज फीट, लेकिन उसकी जजमेंट कंटिन्यूज टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, जिसमें सर यहाँ मैं आपको को टोकूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कहा है कि अगर उस जजमेंट के ऊपर सवाल उठाने हैं तो नवाज शरीफ साहब को वो अपील हाई कोर्ट में लेके जानी चाहिए, मगर जो नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम है वो तो खामोश है। उधर से हमें कुछ मालूम ही नहीं हो रहा कि क्या वो सचमुच उस वीडियो को कोर्ट में लेके जाएंगे कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा, और ना वो कोई इक़दाम ले रहे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये केस आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहब की बराह रास्त निगरानी में ट्रायल हुआ था, तो इसलिए हमारा ये गुमान था कि हम अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो इससे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफेंड हो कि एक ऐसा ट्रायल जिसको हमने निगरानी की आप उसके ख़िलाफ़ वहाँ गए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करें कि वो इस चीज़ के ऊपर क्या अमल लेते हैं। और सुओ मोटो उन्होंने चूँकि इसका नोटिस लिया है तो हमें बहुत हद तक उम्मीद थी कि वो इसी के अंदर इसको क्वाश कर देंगे और कहेंगे कि जहाँ वो जज बरतरफ है या सस्पेंड है या जो हाई कोर्ट ने किया उनकी ऑब्जर्वेशंस की रोशनी में कि ये जजमेंट भी अब इस लायक नहीं है कि ये खड़ी रहे, लेकिन ऐसा बदकिस्मती से नहीं हुआ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस आपकी लीडरशिप के खिलाफ है, उस पे भी डू यू थिंक जुडिशरी कल को रिग्रेट करेगी? मैं समझता हूँ कि ये सब पॉलिटिकली इसके अगर आप केसेस को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग केस मुस्तकबिल में बनेगा कि इन सब केसेस के हवाले से उस वक्त क्या सोच गालिब थी ये वक्त फ़ैसला करेगा, लेकिन दीज आर नॉट वेरी गुड डिसीजंस इन अ वे कि इससे अदलिया के और अवाम के दरमियान जो रूल ऑफ लॉ का ट्रस्ट है वो मजबूत नहीं हुआ, वो कमज़ोर हुआ है। तो इसलिए लेट अस लीव देम टू द टेस्ट ऑफ टाइम्स, आने वाली तारीख इन पे फ़ैसला करेगी। हम जेन्युइनली समझते हैं कि किसी भी मुल्क में अदलिया उसकी बैकबोन होती है रूल ऑफ लॉ के लिए, और आवाम का उस पर एतमाद होना चाहिए, और ऐसे फ़ैसले नहीं आने चाहिए कि जिससे अदलिया की साख मजरू हो। तो मैं इसीलिए उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह हमें ज़रूर अदलिया से इंसाफ मिलेगा और ऐसे फ़ैसले देखने को मिलेंगे जिनको 50 साल के बाद भी जूरिस्ट्स डिफेंड कर सकें। ये ना हो कि 10 साल के बाद ही उन्हें कोई डिफेंड करने वाला ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।